देखिए, यूक्रेन का जो डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, यूक्रेन हिस्सा था यूएसएसआर का, और हम्म। जहां जितने भी डेवलपमेंट वर्क हुए वो तमाम उस समय यूएसएसआर के फेज में हुए। और जी। जब वो अलग भी हुआ तो एक एक ट्रेंड बना हुआ था जिसके तहत वो इंडस्ट्रियलाइज नेशन की कैटेगरी में था और हम्म। उसने तमाम तरक्की की। लेकिन रशिया का कंसर्न था क्या, उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके सिक्योरिटी इश्यूज कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे। हम्म। जब यूनिफिकेशन जर्मनी का हुआ, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी हुए, तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग थी कि नाटो का प्रोलिफरेशन फर्दर ईस्टवर्ड नहीं होगा। लेकिन वो हुआ, तमाम ऐसे कंट्री जो पहले वार्सा पैक्ट के कंट्री थे वो नाटो की सदस्यता मिली। इससे रशिया में बड़ी बेचैनी हुई, रशिया को कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व संकट में लगा, क्योंकि अगर यूक्रेन भी नाटो का सदस्य हो जाता तो वो उसके डोर स्टेप पे था। एक हम्म। तरफ बेलारूस, उसके बाद रशिया। कहीं ना कहीं वो अपने आप को थ्रेटन महसूस कर रहा था। और साथ में एक उनका मंशा तो थी ही कि जो यूक्रेन के नागरिक, जो ये 4 स्टेट के, स्पेशली जो डॉनबास का इलाका था, वो तमाम तरीके के वहां पे अनरेस्ट चल रहा था 2014 से। और हम्म। 2014 से जब ये अनरेस्ट चल रहा था तो रशिया उसको मदद कर रहा था उस अनरेस्ट को, और इस इलाके को ऑटोनोमस रीजन बनाना चाह रहा था। हम्म। लेकिन अगर वो नाटो का सदस्य यूक्रेन हो जाता तो शायद ये संभव नहीं था। लिहाजा इसी सारी मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए रशिया ने हमला बोला यूक्रेन पे, और कहीं ना कहीं उसने सोचा था कि यूक्रेन को महीने, 2 महीने, 3 महीने में वो पूरी तरीके से कैप्चर कर बिल्कुल। लेगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि तमाम तरीके की नाटो की मदद और अमेरिका उसके पीछे खड़ा रहा। हम्म। बाइडेन सरकार पूरी तरीके से यूक्रेन के पीछे खड़ी हुई और ये युद्ध इतना लंबा चला। और युद्ध लंबा चलने की देखिए वजह भी ये थी कि दोनों देश में टेक्नोलॉजी थी, हम्म। हथियार थे, जी। जी। इक्विपमेंट थे, लेकिन क्या हम्म। चीज लैक कर रहे थे? लैक कर रहे थे मैन पावर। मैन पावर थी नहीं, फुट ऑन ग्राउंड नहीं था, ना तो रशिया के पास ना यूक्रेन के पास। दोनों ने बहुत क्षति उठाई। एक तरफ वैगनार आर्मी इंडक्ट हुई लेकिन वो भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो एक तरीके का स्टेलमेंट हुआ। आप डिस्टेंस बैटल से किसी युद्ध को नहीं जीत सकते। युद्ध जीतने के लिए आपको डिस्ट्रक्शन करना पड़ता, और आपके पास सोल्जर होने चाहिए जो उस ग्राउंड को जाके कैप्चर कर सके, रिटेन कर सके, रीऑर्गेनाइज कर सके और उसको कंसोलिडेट कर सकें। ये हम्म। सारी चीजें दोनों पक्षों से नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैन पावर नहीं थी। तमाम तरीके के जो विदेशी लोग थे रशिया की आर्मी की तरफ से, उनको भी युद्ध भूमि में उतारा गया। तमाम तरीके के केसेस हुए, लेकिन ये युद्ध इतना चला। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि टेक्नोलॉजी के होते हुए भी युद्ध जीतने के लिए आपको मैन पावर चाहिए, आपको सोल्जर्स ऑन ग्राउंड चाहिए। हम्म। टेक्नोलॉजी विल नॉट गिव यू सक्सेस, टेक्नोलॉजी विल असिस्ट यू इन गेटिंग द सक्सेस। हम्म। आपको बाकी अल्टीमेटली जो इंसान है, जो सोल्जर्स है, उनको ग्राउंड पे उतारने पड़ेंगे। और जहां तक नाटो कंट्रीज का सवाल है, जहां तक अमेरिका का सवाल है, कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपनी पॉलिसीज को इतना ज्यादा एग्रेसिव बना रखा था, स्पेशली जिस तरीके से सदस्यता दी जा रही थी नाटो की एकदम एट द डोर स्टेप ऑफ रशिया, वो कहीं ना कहीं इस पूरे युद्ध की वजह बना। और एक तरीके से पुतिन साहब का इतना लंबा टेन्योर हो रखा था, उनको वो अपने कंट्री में बड़े ही स्टेबल और बड़े माइंडसेट वाले लीडर थे। उनको पता था कि अब वो रशिया के फेवर में सारी बातें कर सकते हैं। क्रीमिया उन्होंने 2014 में लिया, उस समय बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं आया। और क्रीमिया की अगर आप हिस्ट्री में जाते तो यूएसआर बनने जब था तो क्रीमिया को एडमिनिस्ट्रेटिवली यूक्रेन को दिया गया था, क्योंकि यूएसएसआर के अंडर ये सारे आ रहे थे, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपने क्रीमिया को यूक्रेन को दिया था। जब यूएसएसआर ही नहीं रहा तो क्रीमिया को वापस लेना रशिया की बाध्यता थी, और साथ में आपको ब्लैक सी का डोमिनेंस चाहिए था। लिहाजा हम्म। उन्होंने 2014 में इसको कैप्चर कर लिया, और उस समय भी बड़े रिसेंटमेंट हुए। तो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट रशिया का इन्वॉल्व था, इस वजह से ये युद्ध इस रूपरेखा में चला। लेकिन मेरा मानना है कि इस युद्ध को इतना लंबा चलाने में अमेरिका भी उतने ही जिम्मेदार जी। है, वो जी। नाटो कंट्री भी उतने ही जिम्मेदार है जिन्होंने लगातार यूक्रेन की मदद की। और हम्म। कहीं ना कहीं एक अपरिपक्वता थी जेलेंस्की की। उनको समझना चाहिए कि दूसरे की मदद से आप अपनी धरती पे युद्ध लड़ रहे हैं, आपने कुछ भी अचीव नहीं किया, अपने सैनिक मरवा दिए, अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिया, बिल्कुल। और आप अपने देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी की रक्षा नहीं कर पाए। तो हम्म। आपको एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह से काम करना चाहिए था, और साथ में जो नेबरली रिलेशन होता है हम्म। उसको मेंटेन करना चाहिए था, रशिया के साथ टॉक टेबल पे जाना चाहिए था, और एक तरीके का आपको अपना फ्रेंडली जी। एनवायरनमेंट बना के रखना चाहिए श्रद्धेंदु था। जी, ये आप इसके कहेंगे पहले भी अहम यूक्रेन की के साथ लड़ाई कहा। हो गई थी ये? अहम की लड़ाई ज्यादा दिख रही थी यहाँ पर?
जी हाँ, आप कह सकते हैं कि मैं मानता हूँ कि अगर आप देश के हेड ऑफ स्टेट है तो आपको इन जी। सारी चीजों को देखना पड़ेगा और आपको ज्योग्राफी आप नहीं मिटा सकते। हुँ। ज्योग्राफी का मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने नेबर्स को नहीं चेंज कर सकते। बेलारूस का आपके पास एग्जाम्पल था, तमाम ऐसे यूएसएसआर के कंट्री जो यूएसएसआर से हट के इंडिपेंडेंट कंट्री हुए, उन्होंने अपना इतना बेलिजरेंट एटीट्यूड नहीं रखा, हुँ। नाटो के और अमेरिका के बहकावे में नहीं आए और उन्होंने अपने देश और राष्ट्र हितों की रक्षा की। लेकिन कहीं ना कहीं जेलेंस्की साहब का जो बैकग्राउंड था और जिस तरीके से वो पॉलिटिकल सोच रखते थे, वो उसमें मार खा गए। काफ़ी उनको लगा कि आलोचना वो भी नाटो के जेलेंस्की सदस्य की बन हुई जाएंगे है तो सर देश इसको तरक्की हो लेकर। जाएगी। जेलेंस्की की काफ़ी आलोचना भी हुई कि आपने लोगों की सुरक्षा को प्रायोरिटी नहीं दी, आपने बस ये दिखाया कि मुझे युद्ध लड़ना है और जीतना है। जी हाँ।